सप्लाई हमने लगाई, एसी सप्लाई, 1 रेजिस्टेंस, 1 इंडक्टर एंड 1 कैपेसिटर। These 3 elements are connected with AC supply. ये यहाँ पर जो सप्लाई मिलेगी that is giving it potential E is equal to E naught sin omega t. This is a alternating EMF which is supplied to 3 elements. इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू L और इसकी वैल्यू C. Okay? When the current is flowing through it in सीरीज में क्या चीज इक्वल होती है? तो आंसर है करंट सब एलिमेंट्स में एक समान होगी। एट एनी इंस्टेंट व्हेन द करंट इज I, तो इसमें भी करंट की वैल्यू कितनी होगी? I, इसमें भी I और इसमें भी, ये तीनों में इसकी वैल्यू I। जब ये वैल्यू I नॉट है तो इसमें भी तीनों में वैल्यू I नॉट, एक जैसी करंट रहती है। What is distributed in series? तो आंसर है वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीरीज। तो तीनों के एंड्स में वोल्टेज अलग अलग होती है और इसका हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस के एंड्स में जो वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पर जो वोल्टेज होगी दैट V will be equal to I into XL, and this V, this is I into XC. Let us call it VC, VL and VR. इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे that this will be I naught R, I naught X and I naught X. ये इन तीनों में वोल्टेज आएगी। करंट इनटू इंपीडेंस, सॉरी करंट इनटू अपोजिशन टू द करंट, रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, जो भी। अगर ये तीनों में वोल्टेज आएगी तो इन तीनों वोल्टेज का सम किसके बराबर है? आंसर है द ईएमएफ सप्लाई, द टोटल वोल्टेज सप्लाई। यहाँ से टोटल वोल्टेज हम मैक्सिमम कितनी सप्लाई करते हैं? ई नॉट। इसलिए इन तीनों के मैक्सिमम का सम भी कितना होगा? ई नॉट के बराबर होगा। अब क्या ये तीनों एक ही फेस में हैं? आंसर है नो, एक फेस में नहीं है। अब देखिए इनका फेस कैसा है। रेजिस्टेंस वाले सर्किट में आपने क्या पढ़ा है? दोनों का फेस डिफरेंस 0 होता है। तो अगर ये आई नॉट है तो ये रिप्रेजेंट करता है वी आर को। ये अगर आई नॉट है इंडक्टर वाले सर्किट में तो ये रिप्रेजेंट करता है वी एल को, क्योंकि इसमें हमने क्या स्टडी किया है? आई और ई में कितना फेज डिफरेंस होता है? π/2 एंड आई लैग्स ई। तो आई पीछे है और ई आगे है 90 डिग्री से। वैसे ही कैपेसिटर वाले में भी VC डेवलप होगा, लेकिन इसका फेस कैसा होगा? इसमें आई आगे होता है और V पीछे होता है, E पीछे होता है। तो यहां पर VC इधर डेवलप हो, तो ये V और VL और VC तीनों में फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तीनों में फेज डिफरेंस होता है। और I कैसा है? सेम। क्यों सेम है? क्योंकि सीरीज का रूल है। अब अगर इन तीनों में इतना इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहां डेवलप हुआ तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो कि E नॉट होता है या E होता है, ये इन तीनों का सम है। अगर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो इनका सम कितना होगा? E नॉट। तो हम इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं और इस सम के बराबर बनाते हैं। देखिए किस तरह से इनको ऐड करेंगे। जिस तरह से आप सिंपली वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ये आई नॉट है, ये हमने आई नॉट की डायरेक्शन बनाई, ये आई नॉट का मेजरमेंट है और यही फेस में, इसी फेस में वी आर भी होता है। तो यहां पर हमने ये बनाया दिस।
दिस इज वी आर, ठीक है। वी आर और आई एक ही फेस में होंगे। उसके बाद वी एल इससे 90 डिग्री आगे होगा, तो यहां पर ये बना दिस इज वी एल, और वी सी π/2 लैग करेगा, तो आई से वी आर से π/2 लैग करता हुआ यहां पर बना वी सी। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमने ये माना ये बड़ा है ये छोटा है, ओके। अलग अलग फेसेस में अलग अलग हो सकता है, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ओके। वैसे ही इनकी वैल्यू भी कंटिन्यूअस चेंज होगी। अब इन तीनों को आपस में ऐड करने का तरीका क्या है? तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। ये इतना बड़ा है VL और ये BC है, इस BC को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। यहां से हमने माइनस कर दिया, ये BC वाला पोर्शन ऊपर से हट गया, तो ये जो बचा यहां से यहां तक ये कितना है? दिस इज VL माइनस BC। यहां से यहां तक कितना था? VL, उसमें से ये हमने कितना काट दिया? VC, तो बाकी जो बचा वो क्या हुआ? VL माइनस VC। ये इन दोनों का एडिशन हो गया। किस किस का? VL और माइनस VC का ये एडिशन हो गया, VL माइनस VC। यहाँ अब हमारे पास है VL माइनस VC और VR। इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे? तो आंसर है यहां से ये इधर गया और यहां से ये इधर गया, तो हमने यहां पर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और इसको यहां मिलाया। दिस इज सम ऑफ द टू। ये दो कौन कौन है? एक VL एक माइनस VC, ये उसका सम और ये VR। तो ये क्या हुआ? तीनों का सम हो गया, तीनों का सम। और इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? E0 के बराबर होना चाहिए, इसलिए ये क्या है? E0। इस तरह से ये E0 है, तो ये E0, ये VL माइनस VC और ये VR। अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी कितना होगा? VL माइनस VC। तो हम देख रहे हैं इस तरह से ट्रायंगल से इसको हम ऐड कर सकते हैं और ये रिजल्टेंट निकालेंगे। और सीरीज के रूल से हमको मालूम है कि तीनों का एडिशन ही टोटल होता है। ये टोटल मैक्सिमम लिया, ये तीनों के मैक्सिमम लिए और सबका एडिशन किया, ये हमारा ट्रायंगल का फॉर्म बना, जिसमें ये है VL माइनस VC, ये है VR। VR I0 की डायरेक्शन में है और ये क्या बना? E0। अब आप देखिए इस डायग्राम में E0 और I0 दोनों एक ही फेस में नहीं, इन दोनों के बीच में ये एक एंगल डेवलप हो गया है फाई। This is the phase difference between current and voltage in which circuit? LCR circuit। इसी डायग्राम से आगे बढ़ के हम एक डायग्राम और बना सकते हैं। वो किस तरह से बनेगा? ये जितने पोटेंशियल डिफरेंस है, जितनी वोल्टेज है, वोल्टेज में अगर हम करंट से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलता है? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ये मिलते हैं। इन तीनों एलिमेंट्स में करंट एक जैसी है, इसलिए हम तीनों वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम VR को R से डिवाइड करेंगे, R से डिवाइड I0 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? R। तो हमने VR को I0 से डिवाइड किया और हमारे पास बचा R। ओके, उसके बाद VL माइनस VC, इसको I0 से डिवाइड किया तो क्या क्या बचा?
VL आई नॉट से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा XL, और इसको आई नॉट से डिवाइड किया तो क्या बचा XC. सो दिस विल बी व्हाट XL माइनस XC. दोनों को आई नॉट से डिवाइड कर दिया. रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि एक ही क्वांटिटी से सबको डिवाइड कर रहे हैं. उसके बाद ये वाला हमने इससे मिला दिया. तो ये इसको भी हमने क्या किया आई नॉट से डिवाइड किया, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है ई नॉट को, तो ये क्या बना ई नॉट अपॉन आई नॉट. इसको भी आई नॉट से डिवाइड किया तो VR को आई नॉट से डिवाइड किया तो क्या बन गया R. VL VC को आई नॉट से डिवाइड किया तो XL माइनस XC, और इसको आई नॉट से किया तो ई नॉट अपॉन आई नॉट. ई नॉट अपॉन आई नॉट ये जो है इसका हमने एक नाम रखा और वो हमने इसको सिंबल दिया Z. ये Z क्या इंडिकेट करता है, ये क्या चीज है VR वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ई नॉट भी क्या है वोल्टेज. तो एक ट्रायंगल में सिमिलर क्वांटिटी एक नेचर की होती है. ये R क्या है अपोजिशन, XL माइनस XC क्या है अपोजिशन. तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या है अपोजिशन, अपोजिशन टू द करंट. और ये रिजल्टेंट है मतलब सबका रिजल्ट, सबका मिलान. तो इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस के कारण, इंडक्टर के कारण, कैपेसिटर के कारण टोटल जो अपोजिशन होता है वो कितना होता है Z. और इस Z का हमने नाम रखा इंपीडेंस. और ये जो ट्रायंगल है दिस इज नोन एज impedance triangle. Impedance triangle. जो एंगल यहां था 5 वही एंगल यहां भी होगा 5. क्यों नहीं होगा, AC फ्लो होगा. कैपेसिटर में AC फ्लो होता है. जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी के साथ करंट पास होगा, लेकिन नहीं फेज डिफरेंस होता है, इसलिए हमको डायग्राम में ऐड करना पड़ता है. ये क्वेश्चन बोला जाता है कि वोल्टेज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें हम वेक्टर एडिशन क्यों लगा रहे हैं. तो हम वेक्टर एडिशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वोल्टेज का फेज अलग अलग होता है, इसलिए हम फेज के कारण ये डायग्राम बनाते हैं. ठीक है. और ये यहां पर ही सबकी वोल्टेज को हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन कौन से डायग्राम की हेल्प से ऐड कर रहे हैं, फेजर डायग्राम की हेल्प से. क्योंकि कोई वोल्टेज आई से फॉरवर्ड होता है और कोई उससे पीछे होता है. उसके कारण जो नेट वोल्टेज बनेगी कैसे निकालेंगे, दोनों का एडिशन है, इसलिए हमने उसको एडिशन. ठीक है. इस तरह से हमको फेजर डायग्राम से वोल्टेज को ऐड करना है. तो इसको हम वेक्टर डायग्राम ना कह के फेजर डायग्राम कहें. ठीक है. बिकॉज वोल्टेज इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज ट्रू, बट इट हैज गॉट फेज. अच्छा, तो Z क्या है इंपीडेंस, और ये क्या बन गया इंपीडेंस ट्रायंगल. अब इस इंपीडेंस ट्रायंगल में R रेजिस्टेंस है और ये दोनों XL और XC इसके हैं. तो Z कहां है, तो आंसर है कि Z इसमें एक कैलकुलेशन. Z या इंपीडेंस नाम का कोई कंपोनेंट नहीं होता. Z एक कैलकुलेशन है और इस Z की वैल्यू कितनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं that Z is equal to root of R square plus XL minus XC square. ये Z की वैल्यू आई, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. Z is equal to root R square plus
XL माइनस XC स्क्वायर, जिसमें XL XC को आप पहचानते हैं XL क्या होता है L ओमेगा माइनस XC क्या होता है 1/C ओमेगा, और ये दोनों का स्क्वायर। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये आया। अच्छा, अब E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू Z। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। Z किसके बराबर होता है? वोल्टेज अपॉन करंट, E नॉट अपॉन I नॉट। तो करंट किसके बराबर हुई? I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन Z। जैसे आप पढ़ते थे I इज इक्वल टू V अपॉन R, वैसे ही I इज इक्वल टू E अपॉन Z। तो Z impedance, it is a combined effect of resistance, inductance and capacitance which creates opposition to the current। ये होता है impedance। जिस तरह से डीसी सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस करता है वही काम एसी सर्किट में इंपीडेंस करता है। तो इंपीड मतलब स्लो कर देना, इंपीडेंस स्लो करने वाला, करंट को जो स्लो कर दे दैट इज इंपीडेंस। ओके, तो दिस इज इंपीडेंस ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज दिस phi? Phi is the phase difference between E naught and I naught। तो I E से आगे है या पीछे है? ऐसा, ये E नॉट है, ये I नॉट है, दोनों ऐसा घूम रहे हैं, तो I नॉट पीछे। कितना पीछे है? 5। लेकिन बात ये है कि ये पीछे क्यों है? पीछे इसलिए है क्योंकि हमने VL को इतना बड़ा माना और VC को इतना छोटा माना। अगर हम VC को बड़ा और VL को छोटा मानते तो क्या होता? ये E नॉट इधर बनता। इसका ये मतलब है कि I इसके आगे जाएगा या पीछे जाएगा, दैट इज E इसके आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ये VL और VC पे डिपेंड करता है, और VL और VC XL और XC पे डिपेंड करते हैं। यहां पर इस ट्रायंगल में देखिए XL माइनस XC, XL बड़ा है इसलिए हम इधर आ गए। अगर XC बड़ा होता तो ये हमारा डायग्राम ऐसे बनता और ये बनता XC माइनस XL। ये कौन है? R। और अब ये phi ऐसे होता। ये क्या है? E नॉट, और ये तो फिक्स है I नॉट। I नॉट को हम हमेशा ऐसे रखते हैं। ये I नॉट की डायरेक्शन है और I नॉट की डायरेक्शन में कौन होता है? R। और E नॉट की डायरेक्शन में कौन होता है? Z। ये E नॉट की डायरेक्शन। ये वाले डायग्राम में और ये वाले डायग्राम में क्या अंतर है? दोनों इंपीडेंस ट्रायंगल हैं। तो आंसर है इसमें XL बड़ा है, XC छोटा है, इसलिए रिजल्टेंट किधर मिला? ऊपर। इसमें XC बड़ा है और XL छोटा है, इसलिए रिजल्टेंट किधर मिला? नीचे। इस केस में ये E है और ये I है, E lags behind I। इस केस में E leads above I। ये समझ आया? तो ये दोनों सर्किट इस तरह से हैं। इसमें इंडक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो XL की वैल्यू ज्यादा है, इसमें XC की वैल्यू ज्यादा है। इस तरह के जो सर्किट हैं इंडक्टिव, और इस तरह के सर्किट जो है इनको कहेंगे कैपेसिटिव। जिसमें इंडक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो इंडक्टिव सर्किट, E आगे होगा I पीछे होगा, और जिसमें
ईच आई के पीछे होगा, दैट इज कैपेसिटिव सर्किट। तो ये है Z। तो Z जो इम्पीडेंस है इसकी वैल्यू इन तीनों कंपोनेंट पर डिपेंड करती है और यहां पर ये तीनों कंपोनेंट हैं। ये जो वैल्यू है इसके बारे में एक स्पेशल चीज है। वो स्पेशल बात है कि Z की वैल्यू किसी भी सर्किट में कांस्टेंट नहीं होती। जैसे हमने एक पंखा बनाया, उस पंखे में जो तार लगी है उसमें रेजिस्टेंस भी है, उसको घुमा के कॉइल बना के लगाया, उसमें इंडक्टर भी है और उसमें एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो अगर तीनों चीजें लगाकर हमने पंखा बना दिया तो क्या उसके Z की वैल्यू भी फिक्स हो गई? आंसर है नो, वो फिक्स नहीं हुई। क्यों? क्योंकि Z की वैल्यू में ये आते हैं, ये दोनों क्या हैं? फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी उसके अनुसार Z की वैल्यू बनेगी। तो अगर ये 50 साइकिल है, जब तक ये 50 है तब तक Z की एक वैल्यू है। अगर ये 60 हो गया तो Z की वैल्यू दूसरी हो जाएगी। अगर ये 200 हो गया तो Z की वैल्यू तीसरी हो जाएगी। इस तरह से Z की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि Z की वैल्यू कब मिनिमम हो सकती है, कब मैक्सिमम हो सकती है। तो नेक्स्ट नोट करिए, हाँ, यूनिट ऑफ Z, यूनिट Z इज इक्वल टू E अपॉन I, और जो चीज E अपॉन I होती है उसका यूनिट क्या लेते हैं? अपोजिशन टू करंट, दैट इज ओम। ओम वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज वोल्ट। इसलिए Z का यूनिट भी क्या लेना है? ओम। ठीक है, तो इम्पीडेंस का यूनिट ओम। अब हमने देखा कि इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस क्या काम करता है? करंट को अपोज करना। एक्सएल क्या काम करता है? करंट को अपोज करना। एक्सी क्या काम करता है? करंट को अपोज करना। जेड क्या काम करता है? करंट को अपोज करना। इन सब में अंतर क्या क्या है? तो देखिए, एक्सएल का नाम क्या है? रिएक्टेंस। एक्सी का नाम रिएक्टेंस, लेकिन जेड का नाम क्या है? इम्पीडेंस। आर का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। ये तो नोमेनक्लेचर है। अब ऐसा नोमेनक्लेचर क्यों है? तो और इनमें डिफरेंस क्या होता है? क्या सबका नेचर एक ही होता है? तो इसके थोड़ा सा आंसर देखिए। आर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्यों होता है किसी ऑब्जेक्ट में? तो आंसर है रेजिस्टेंस होता है कोलिजन के एक्शन के कारण। चार्ज पार्टिकल जब कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो दूसरे आयन से, एटम से कोलाइड करते हुए जाते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो कारण होता है वो कौन होता है? कोलिजन, रेजिस्टेंस का। अच्छा, एक्सएल का रीजन क्या होता है? एक्सएल का रीजन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें कॉइल में करंट फ्लो करती है, उसमें दैट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। इसके अंदर कोलिजन बहुत कम होते हैं, रेजिस्टेंस नहीं होता। फिर ये कैसे अपोज कर लेता है? तो हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है, कॉइल के बारे में। देयर इज ए इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका अपोज करने के पीछे कौन सा फिनोमिना है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इसका रीजन। एक्सी, इसका रीजन क्या है? ये क्यों अपोज करता है? दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये अपोज करता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करता है।
तो इसमें जो चार्जेस इकट्ठे होते हैं दे मेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये या जो इसका कैपेसिटेंस होता है ये किसके कारण करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, ये किसके कारण करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इस तरह से तीनों के अपोजिशन का कॉज अलग अलग होता है, इसीलिए हम तीनों को रेसिस्टेंस नहीं कह सकते। ओके, तो दिस इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज कोलिशन। ये तीनों के रीजन होते हैं अपोज करने के। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज, क्या ये तीनों सीरीज में जो है इसकी जगह अगर सिर्फ दो होंगे तो क्या होगा? फिर से अगर एक आर लगा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस। अकेला एक्सएल लगा है तो रिएक्टेंस, एक्सी लगा है तो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तीनों लगे हैं तो तीनों मिलाकर जो इफेक्ट पैदा करते हैं उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस कौन सा कंपोनेंट है, तो आंसर है इंपीडेंस एक कंपोनेंट नहीं है, ये सभी कंपोनेंट का एडेड अप टोटल इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट है। तो इंपीडेंस को हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, इंपीडेंस को कैलकुलेट करते हैं और ये रही इसकी कैलकुलेशन, इसमें तीनों इन्वॉल्व है। अगर तीन में से मान लीजिए एक सर्किट में सी नहीं है, सिर्फ आर और एल है, तो उसमें इंपीडेंस होगा या नहीं होगा, तो आंसर है होगा, क्योंकि वो करंट को अपोज करता है। अगर हमने उसमें से एल हटा दिया, सिर्फ आर और सी है, तो भी उसमें इंपीडेंस होता है, क्यों, करंट को अपोज करता है। इसी तरह से हमने उसमें एल और सी दोनों हटा दिए, सिर्फ रेसिस्टेंस है, तब भी इंपीडेंस है, क्योंकि करंट को अपोज करता है। इसका यह मतलब है कि इंपीडेंस शब्द को हमने उस तरह से यूज करना है जैसे हम सरनेम यूज करते हैं। तो ये एक फैमिली में इंपीडेंस, तो हर उस चीज में इंपीडेंस होता है जो करंट को अपोज करता है, ठीक है। तो ये इंपीडेंस हुआ। अब इस पूरे के तीनों के कारण इसका नाम क्या है, इंपीडेंस। अगर इसमें सिर्फ आर और सी रहेंगे तो ये क्या होगा, देखिए, अगर इसमें आर और सी है तो ये होगा कैपेसिटिव इंपीडेंस। वैसे ही आर और एल है तो इंडक्टिव इंपीडेंस, सिर्फ आर है तो रेसिस्टिव, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस शब्द को हम सब जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा, रिएक्टेंस, उसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एल क्या होता है, दिस इज इंडक्टेंस, सॉरी, L is, yes, self inductance, और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, L into ओमेगा। This is inductive reactance. Okay.
तो नॉमेनक्लेचर इस तरह से याद रखिए, आपके पास बहुत सारे शब्द हैं और सब शब्दों को सोचिए अलग अलग। कौन कौन से? रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और उसके बाद इम्पीडेंस। इम्पीडेंस में इंडक्टिव इम्पीडेंस और कैपेसिटिव इम्पीडेंस, सबके मीनिंग आपको अलग अलग समझ में आने चाहिए। ये अभी हमने सारे यहाँ पर रिपीट किए। अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लेते तो हमारे सर्किट का टाइटल क्या होगा? एसी सर्किट विद आर एंड एल। उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आंसर है उसके फॉर्मूले में एक्सी को हटा दीजिए, क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये बन गया। और उसमें जो हमने एक्सी का ये नीचे लिया था, इसको नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, ये थोड़ा और इधर चला जाएगा रिजल्टेंट में, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए हमको उसको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूला में हम उसको सेट कर सकते हैं। एक्सी को क्या बना देंगे? सी। इसी तरह से अगर हम आर और सी का सर्किट लेते हैं, दैट इज कैपेसिटिव इम्पीडेंस का, तो एक्सएल की वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो माइनस एक्सी का स्क्वायर क्या होता है? प्लस एक्सी स्क्वायर, सो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? इम्पीडेंस। इस तरह से दो कंपोनेंट होने से हमको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, एक कंपोनेंट को हम 0 कर देंगे एंड वी गेट द वैल्यू P। अब इसके बाद एंगल बिटवीन E एंड I, ये कितना होता है? ये फाई एंगल इम्पीडेंस ट्रायंगल में भी आया है और यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको देखकर आप बता सकते हैं मुझे कि cos फाई कितना होगा। What is phi? फिर से the phi is phase difference between current and voltage, जो कि पहले हम पढ़े हैं। R में कितना होता है? 0, XL में π/2 और C में नीचे की तरफ π/2। अब इसमें कितना होगा तीनों में? तो इतने में phi है, जबकि cos phi is equal to this is R upon hypotenuse R square plus XL minus XC square। अगर हम इसकी वैल्यू L ओमेगा और 1 अपॉन C ओमेगा भी रख सकते हैं ऐसे, तो cos phi is equal to R upon Z। Z की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये phi किस पर डिपेंड करता है? अल्टीमेटली R पे, L पे, C पे और ओमेगा, 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। व्हाट इज phi? द एंगल बिटवीन E एंड I। इस एंगल से क्या इफेक्ट पड़ता है अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड E इन विच सर्किट? LCR सीरीज सर्किट। अच्छा, अब इतना होने के बाद में अगली चीज हम लेते हैं, Z की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है। दिस Z इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी Z से क्या डिसाइड होता है? करंट। अगर Z की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगी, अगर Z की वैल्यू कम होगी तो करंट ज्यादा हो जाएगी, जबकि E सेम लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग फिर से स्टडी करते हैं। ये Z की वैल्यू का फॉर्मूला हमने बनाया और Z की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है? R, L, ओमेगा और C। ये वैल्यू कब मिनिमम हो सकती है? क्यों चाहते हैं हम मिनिमम वैल्यू? क्यों? क्योंकि किसी भी सर्किट में जो करंट होती है ये किस पर डिपेंड करती है? Z। जब ये Z मिनिमम होगा तो I कैसा होगा? मैक्सिमम। तो हम वो कंडीशन ढूंढना चाहते हैं कि जब Z मिनिमम होगा, ये Z की वैल्यू है। अगर इस Z की वैल्यू को मिनिमम करना है तो हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमको दो कंपोनेंट दिखते हैं, इन दोनों के एडिशन से Z बना।
क्या R 0 हो जाएगा तो Z कम हो जाएगा, या ये 0 हो जाएगा तो भी Z कम हो जाएगा। R का 0 होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस होता है, और ये हम शर्त नहीं लगा सकते कि R को 0 कर दो, लेकिन दूसरी शर्त हम लगा सकते हैं कि इसको 0 कर सकते हैं। क्यों 0 कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस माइनस, सो Z विल बी मिनिमम। Condition for minimum Z, that is maximum I, minimum Z। इसके लिए क्या कंडीशन है? तो कंडीशन है XL माइनस XC शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा प्लस वाला, तो ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। अगर ये क्वांटिटी छोटी हो गई तो ये भी छोटी हो जाएगी, उससे छोटा ये और नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए शर्त क्या है? तो हमने इसकी वैल्यू रखी, दिस इज L ओमेगा, दिस इज 1 अपॉन C ओमेगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, सो L ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन C ओमेगा, ओमेगा को इधर ले आए, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन LC का स्क्वायर। व्हाट इज दिस कंडीशन? ये फ्रीक्वेंसी ये कहां से आ गया? तो आंसर है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, ये ओमेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी LCR सर्किट में अप्लाई होती है, वो फ्रीक्वेंसी अगर L और C के साथ ये रिलेशन रखती है, दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC, तब ये कंडीशन किसकी होगी? उस समय Z कैसा होगा? मिनिमम। क्यों? क्योंकि XL माइनस XC क्या हो जाएगा? 0, यानी XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। जब XL इज इक्वल टू XC होता है तो Z कैसा हो जाता है? मिनिमम। याद रखिए ये 1 मार्क क्वेश्चन में है। व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इम्पीडेंस टू बी मिनिमम? तो आंसर क्या आएगा? सबसे छोटा आंसर XL should be equal to XC, या XL minus XC should be equal to 0. Okay? When this happens, the answer is when the frequency is equal to 1 upon root LC. और इसी को एक छोटा सा और हम आगे ले सकते हैं, F is equal to 1 upon 2 pi root LC, because omega is equal to 2 pi F. ये वाली कंडीशन जब मीट आउट होती है उस समय Z की वैल्यू मिनिमम होती है। ये जो मिनिमम वैल्यू होती है ये कितनी होती है? इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर इस कंडीशन को हम मीट आउट करेंगे, कौन सी? XL माइनस XC इज 0, यहां पर रख दीजिए 0। अगर ये हम 0 रखेंगे तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप So, the minimum value of Z is R. तो ये वाली कंडीशन जब आएगी when XL is equal to XC, तो उस समय Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R। ये सब शर्तें याद रखिएगा। आपके न्यूमेरिकल इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि उसमें ये कोई ना कोई शर्त छोटी छोटी लिखी रहती है, और फिर आपको ढूंढना पड़ता है। उन्होंने हमको R की वैल्यू दी है, L और ये वो कुछ नहीं दिया, लेकिन बीच में एक शब्द डाल दिया है कि XL इज इक्वल टू XC हो चुका है। तो हमको क्या समझ जाना चाहिए कि Z की वैल्यू R के बराबर है। ये बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है, बहुत पूछा जाता है। ओके, तो ये मिनिमम वैल्यू Z की कितनी आई? R, जिस समय ये कंडीशन है। ओके, इस समय करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
K0/R। ये उस समय मैक्सिमम करंट की वैल्यू किसी भी सर्किट में हो सकती है। ओके, ये हमने Z के बारे में डिस्कस किया। अब फिर से अगर किसी सर्किट में हमको करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो Z की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। अगर Z की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए? 1/√LC। ठीक है, इसका मतलब है, इसी सेंटेंस को मैं उल्टा करता हूं कि कभी भी फ्रीक्वेंसी, इस इक्वेशन से हमको ये पता लगता है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू का L लगाया इंडक्टर और एक पर्टिकुलर वैल्यू का C लगाया तो जरूर फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू होगी जिस वैल्यू पर वो वाली फ्रीक्वेंसी देने से इसका इंपीडेंस कैसा हो जाएगा? मिनिमम। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, दिस इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सीरीज सर्किट। तो हर LCR सीरीज सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी? इट इज दैट फ्रीक्वेंसी व्हेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम मिनिमम। ठीक है, नोट करिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन LCR सर्किट इज that frequency of applied AC for which the impedance of the circuit become minimum। ओके, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पिछले साल आप लोगों ने रेजोनेंस के चैप्टर में उसमें ऑसिलेशन में पढ़ा है। एक झूला लटक रहा है, उस पर हमने उसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। हमने फोर्स बनाना बंद कर दिया, डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, वो अपने आप झूलता है। 1 मिनट में 10 बार ऐसे झूलता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। लेकिन अगर हमने उसको हाथ से पकड़ा और हम उसको ऐसे झुलाते हैं 1 मिनट में 15 बार, 15 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अब 15 है। पर ये जो 15 फ्रीक्वेंसी है ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है? दिस इज ए फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी 7 कर देंगे तो 7 से चलेगा, क्योंकि हम फोर्स 7 का लगा रहे हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल और एक होती है फोर्स। उसी तरह से ये जो LCR सर्किट होता है इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और फोर्स फ्रीक्वेंसी वो होती है जो हम यहां लगा देंगे। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/√LC। और इस फ्रीक्वेंसी की स्पेशलिटी क्या है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी लगने से Z की वैल्यू कैसी हो जाती है? Z की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। ये इसकी स्पेशलिटी है। ओके, तो हर सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये L और C की वैल्यू पर डिपेंड करती है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पे नहीं। किस पे डिपेंड करती है कि L और C कैसा है। अगर हम इसमें कैपेसिटर बदल दें तो हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी बदल सकते हैं। अगर कैपेसिटर बदल के हमने C की वैल्यू बदली तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो किसी भी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदलना हमारे हाथ में। C बदल देंगे, L बदल देंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी बदल जाएगी।
ठीक है, तो ये होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलसीआर सर्किट एंड दिस इज ए कैलकुलेशन। ये फ्रीक्वेंसी कौन लगा रहा है? कोई नहीं लगा रहा है। इट इज ए कैलकुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एल एंड सी यूज्ड इन द सर्किट। ठीक है, तो ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस या ट्यूनिंग का फिनोमिना, इसको अब हम लोग स्टडी करेंगे। हमारे पास ये एक सर्किट है, इस सर्किट में यहां से हम ईएमएफ लगाते हैं और उस ईएमएफ के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होती है। यहां पर जो हम ईएमएफ लगाते हैं दिस इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ और इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पर जो हम सर्किट यूज कर रहे हैं एल और सी, इस सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको मालूम है, वो कितनी होती है? 1/√LC। किस पर डिपेंड करती है? LC। क्या ये जरूरी है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला यहाँ से बनकर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आती है, यहाँ से लगने वाली फ्रीक्वेंसी उतनी ही हो? आंसर है नो, क्योंकि इसको भेजने वाला कोई और है और इस सर्किट को बनाने वाला कोई और है। इंसिडेंटली एलसीआर सर्किट कहाँ होते हैं, कहाँ यूज करते हैं? तो आंसर है दुनिया की हर चीज जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है एक एलसीआर सर्किट। कोई भी चीज, एक पंखा हो, एक ट्यूबलाइट हो, एक टेलीविजन है, एक मोबाइल है, कंप्यूटर है, इवन ह्यूमन बॉडी है, सब चीजें एलसीआर सर्किट है। और बिना एलसीआर सर्किट के दूसरा सर्किट प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर का सर्किट हम लोग नहीं बना सकते। All the circuits are compulsorily LCR series circuits only। तो फिर पढ़ते क्यों हैं? अगर प्योर सर्किट नहीं होते इंडक्टर के और कैपेसिटर के तो उसको क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि जब तक हम प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर की क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानेंगे तब तक हम एलसीआर के कॉम्बिनेशन में पढ़ नहीं सकते। क्योंकि एलसीआर के कॉम्बिनेशन में हमने यूज किया कि एल का π/2 फेज डिफरेंस होता है, सी का π/2 फेज डिफरेंस होता है। ये सब स्टडी हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने सी के बारे में अलग से पढ़ा हुआ है, उसके रिएक्टेंस के बारे में और इसके बारे में पढ़ा हुआ है। एक चीज। दूसरा, हमारे जो एलसीआर सर्किट होते हैं उसमें अगर XC की वैल्यू नेग्लिजिबल है तो हम ये मान लेते हैं कि वो 0 है, देयर इज ओनली XL। ये हो सकता है जैसे एक प्लेन, एक वायर है, कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रही है। क्या ये एलसीआर सर्किट है? नहीं है। अच्छा, अब देखिए इसमें जब करंट फ्लो होती है तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक होता है। तो जैसे ही इसमें करंट बढ़ेगी इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और ये उसको अपोज करेगी। इसके साथ लिंक हुआ मींस इसमें क्या पैदा हो गया? इंडक्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इसके चारों तरफ बढ़ेगा इसके साथ लिंकेज बढ़ेगा और वो उसको अपोज करेगा। तो इसमें इंडक्टेंस होता है, बहुत कम होता है कंपेयर टू ए कॉइल। इसका इंडक्टेंस नेग्लिजिबल लेकिन होता है। इसलिए हर तार में इंडक्टेंस होता है लेकिन हम कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ किसका कैलकुलेट करते हैं? जो कि कॉइल की शेप में हो, क्योंकि वो कंसिडरेबल होता है। इसीलिए एक्सेल हमेशा 0 नहीं होगा। इसी तरह से क्या बिना कैपेसिटर के सर्किट हो सकते हैं? तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट जा रही है, क्या कैपेसिटर है इसमें? नहीं। देखिए ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें हमने स्विच ऑन किया और इसमें से करंट जाने लगी। अगर इसमें से करंट जाने लगी तो इसके पास कोई ना कोई वोल्टेज होगी V। अगर इसके पास वोल्टेज V है और इसके नीचे अर्थ है, ये ऐसे करंट जा रही है, नीचे ग्राउंड है, इस ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? 0। दिस इज ग्राउंड और इसका पोटेंशियल कितना है? 0। इसका पोटेंशियल कितना है? V।
ये V वाली प्लेट, ये 0 वाली प्लेट, और ये बीच में गैप, कैपेसिटर बना कि कैपेसिटर बन गया। तो हर एक तार में C होता है। अगर उसके पास कैपेसिटेंस है, C है, तो उसके पास C ओमेगा भी है, और C ओमेगा क्या होता है? एक्सिस, यानी उसके पास रिएक्टिव कैपेसिटेंस होता है। कितना? तो आंसर है बहुत कम, नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल है तो छोड़, लेकिन होता है। तो अगर हम बोलेंगे एक ऐसा सर्किट बनाओ जिसमें XC एब्सोल्यूट 0 या XL एब्सोल्यूट 0, देन इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो प्रैक्टिकली हर सर्किट LCR सर्किट ही होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे मान लेते हैं? सिर्फ L और C वाले सर्किट, दूसरे सब कंपोनेंट्स को हम इतना कम मान रखते हैं कि उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं। ये बात समझ में आई? ह्यूमन बॉडी और करंट फ्लो होती है, करंट जिसमें भी फ्लो होगी उसमें LCR होगी। लेकिन ह्यूमन बॉडी को हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करते हैं जिसमें करंट फ्लो होती है वो कैपेसिटर भी बनाता है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम में करंट फ्लो होती है, इसलिए ह्यूमन बॉडी भी एक LCR सर्किट है। और इसके हमारे पास प्रूफ है, जैसे आपने मैग्नेटोथेरेपी सुना है। मैग्नेटोथेरेपी बॉडी पर काम करती है, कुछ लोग यूज करते हैं इसको, उसका रीजन यही होता है। और दूसरे भी बहुत सारी चीजें मेडिकल में आप पढ़ते हैं उसके बारे में, सो उसके बारे में हम लोग भी पढ़ सकते हैं, टाइम लगता है। एनीवे, पहले इसको समझ लेते हैं। जो C है वो अर्थ के कांटेक्ट के कारण है, जो पास जो C प्रोड्यूस, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अर्थ 0 है, इसके ऊपर से एक तार जा रही है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? एक कैपेसिटिव सर्किट बनाएंगे। तो सर अगर कोई बॉडी स्पेस पे होती है, अगर कोई बॉडी स्पेस पे तब तो अर्थ की पोटेंशियल को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? The distance will be very large. तो सर कभी C होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा। तो हर सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अब एक चीज हमने देखी कि यहाँ पर हम जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई करते हैं वो फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, अगर ये सप्लाई वाली फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो ये एक रेजोनेंस का केस होता है। दोनों में रेजोनेंस होता है। अगर ये वही फ्रीक्वेंसी है तो Z कैसा हो जाएगा? मिनिमम। अगर Z मिनिमम हो गया तो करंट कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। अगर करंट मैक्सिमम हो गई तो इसको हम बोलेंगे कि इनमें रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने का मतलब करंट का मैक्सिमम हो जाना। सर्किट में करंट का मैक्सिमम हो जाना क्या चीज है? रेजोनेंस होना।